हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। अभी तक कैपिटल गेन पर 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली हों और तभी जाकर आज आप ये 7th नंबर की वीडियोस देख रहे हैं। आज की वीडियोस में हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। जो हमारे बचे हुए केसेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जितने भी केसेस होंगे उनमें से आज मैं कैटेगराइज कर दूंगा। कुछ पार्ट्स, कुछ केसेस जो हैं वो ऑनर्स वालों के लिए होंगे और कुछ जो है वो पास वालों के लिए, प्रोग्राम वालों के लिए होंगे। ठीक, तो जो ये पहला केस आपको दिख रहा है ये तो प्रोग्राम वालों का है और इसके बाद जितने भी केस आपको दिखेंगे अभी वो सारे जो हैं ऑनर्स वालों के लिए हैं। तो प्रोग्राम वाले चाहें तो इस पहले वाले केस को सीखें और उनका जो है कैपिटल गेन पूरी तरीके से मेरी तरफ से जो है कंप्लीट है। और जो मैंने एग्जाम्शन सिखाई हैं या जो भी चीज़ें सिखाई हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही सिखाई हैं। अगर आप कोई भी बुक, राइटर की बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक है, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है यार, सारी एग्जाम्शन और भी होती हैं। 54 की जो सीरीज़ है वो सभी आपको गिवन होंगी, डो नॉट वरी अबाउट दैट। तो आपको सिर्फ उतनी ही करनी है जितने आपके सिलेबस में, आप उन्हें पर्सनली अपने लिए पढ़ सकते हैं। तो जितना अभी तक करवाया बस आप उसे रिवीजन करो और उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस डील करो। कुछ अगर नया मिलता है, मान लो आप कोई पास्ट ईयर, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो, 10 ईयर कर रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ नया सा मिलता है तो प्लीज़ मुझे बेफिक्र होकर कमेंट्स करो, मुझे बताओ कि ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आया है, ये हम कैसे डील करेंगे। ठीक है। और उससे पहले यार एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हमारा लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल है इसका एक टेलीग्राम पर भी चैनल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार, प्लीज़ आप वहाँ पे उससे जुड़े और उसके अंदर हम क्या करते हैं उस चैनल के अंदर कि जो भी कुछ अपडेट्स होती हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, तो वो सभी अपडेट्स जो भी आपके लिए ज़रूरी नहीं हो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई के आउट ऑफ द सिलेबस भी चीज़ें वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, चीज़ें डालती रहती है हमारी टीम्स। तो उनको आप देखेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा करेंगी। तो आप जल्दी से उस टेलीग्राम से जुड़ें। वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं लर्निंग बैच, टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर लर्निंग बैच टाइप करेंगे, वहाँ पे हमारा चैनल जो है आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी लोगों के साथ। और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली उस चैनल पर जा सकते हैं, ज्वाइन कर लेना, उसको फ़ायदा रहेगा। तो पहला केस यहाँ पे है कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। देखो अभी तक हमने काफ़ी सारे एसेट्स सेल करे, ट्रांसफ़र करे। सेल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा मैं, ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक वो जितने भी थे वो सारे टेंजिबल थे। तो अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट्स बेचा, मान लो आपने अपने बिजनेस की कोई गुडविल ले लेते हैं, गुडविल बेची, या फिर कोई आपके पास लाइसेंस था वो आपने बेचा, कोई पेटेंट था, कोई कॉपीराइट था, ये आपने बेचा, तो ऐसे केस में आप कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, ये सवाल उठता है। तो देखो सिंपल सी बात है यार, आप अपना फॉर्मेट ओपन करोगे। ठीक, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन जितने में आपने बेचा होगा, जितने आपको उसके बदले पैसे मिले, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र वहाँ से लेस कर दोगे, आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंड देन आप उसमें से क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सवाल उठता है कि कितने में आपने ये इंटेंजिबल एसेट्स खरीदा था। ठीक, तो यहाँ पर इसी को हमें क्लियर करने के लिए टॉपिक सीखना है, छोटा सा नन्ना सा टॉपिक है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो ध्यान से देखना, दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि जो आपने इंटेंजिबल एसेट्स बेचा है वो आपने खुद से जनरेट किया हुआ था, जैसे कि सेल्फ जनरेटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर वो आपने कहीं और से परचेज़ किया था। दो बातें हो सकती हैं। यार राइटिंग में मत जाना, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मेरे को कैमरे में देख के लिखना पड़ता है। ठीक, तो सेल्फ अगर जनरेट किया हुआ है तो ऐसे में जो COA है वो आप इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो आपने परचेज किया हुआ था वो इंटेंजिबल एसेट, तो आप वही वाली वैल्यू लेंगे जितने में आपने उसे परचेज़ किया था। फिर तो ये नॉर्मल केस बन जाएगा, परचेज वैल्यू। सिंपल, ये दो ही चीज़ आपको इसमें बतानी थी और इसमें कुछ खास है नहीं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको, तो फटाफट से इसको थोड़ा वैसे पढ़ लेते हैं कैसे थ्योरी फॉर्म है। बोलता है COA इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट शैल बी टेकन एज इफ़ इट इज़ परचेज बाय द SSC। अगर इसे SSC ने परचेज किया हुआ है तो परचेज वैल्यू जो आपकी COA हो जाएगी। और अगर इफ़ इट इज़ सेल्फ जनरेटेड बाय द SSC देन COA विल बी इग्नोर्ड या फिर COA विल बी निल। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। तो गुडविल हो सकती है बिजनेस की, आपका कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है बिजनेस का, वो आप सेल कर रहे हैं आज, या कोई राइट है आपके पास किस चीज़ का, मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का, प्रोसेस करने का किसी चीज़ को।
आपके पास राइट है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी करने का। मान लो कोई दवाई बनाने का आपके पास राइट है, या कोई केमिकल बनाने का आपके पास राइट है, तो राइट आज आप सेल कर रहे हो। आपके पास कोई टेनेंसी राइट है, टेनेंसी राइट सपोज दैट आपने कोई चीज़ किराए पे ली हुई थी, कोई बिल्डिंग, और उसका कोई टाइम पीरियड था 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, तो वो 11-10 महीने हैं, वो आपके पास राइट है, आप हो सकता है उसे सेल कर रहे हो। या फिर स्टेज कैरेज परमिट, जैसे आप ट्रक्स वगैरह पे देखते हैं कि भाई ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है ट्रक के आगे, है ना। तो ऐसे परमिट्स अगर आपके पास हैं, कैरेज परमिट्स जिन्हें बोला जाता है, स्टेज यहाँ पे उसी को बता रहा है, वो जो आपका ट्रक वगैरह को ही बता रहा है, तो स्टेज कैरेज परमिट अगर आपके पास है, उसे आप सेल कर रहे हो। और लूम आर्स, लूम यहाँ पे मशीन को कहा जाता है। मशीन आर्स, मशीन आपने रेंट पे ली हुई है, तो आपको मान लो 50 आवर्स के लिए आपको मशीन मिली हुई है, तो वो आर्स आपके पास, वो जो आर्स आपने खरीदे हुए हैं या जो आपको मिले हुए हैं, आपने बाय कर रखे हैं आर्स कि भाई इतने घंटे तक ये मशीन हम यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्शन में। तो हो सकता है आपने 40 घंटे यूज़ करी अपने बिज़नेस में, अब आप अपना बिज़नेस बंद कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन वो जो बचे हुए 10 घंटे हैं उनको किसी और को बेच सकते हैं, बाद में वो बंदा उसे वापस कर देगा, कुछ ऐसा। तो अगर ऐसी चीज़ें, इन सारी इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी बेच रहे हैं तो आप सीओए क्या लेंगे, मेन मुद्दा वो था, मैंने बता दिया किस तरीके से आपको डील करनी। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको फटाफट से। ये वीडियो हमारी लास्ट होगी, इसके बाद जो एक वीडियो बनेगी उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जैसे मैंने सैलरी के करवाए थे, हाउस प्रॉपर्टी के करवाए थे, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना बस। और ये प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आज सिलेबस जो है पूरा फिनिश है। इसके बाद जो केसेस हैं मैंने बता दिया, ऑनर्स वालों के लिए होंगे, तो प्रोग्राम वाले यहाँ से बाय बाय कर सकते हैं। मिस्टर आलोक एन इंडिविजुअल है, उसने ट्रांसफ़र किया द फॉलोइंग एसेट इन जुलाई 2018 कर देता हूँ, क्योंकि हम सारी चीज़ें 18 में ही बेच रहे हैं, सारा काम 18-19 में ही कर रहे हैं ना, हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 है। तो क्या क्या ट्रांसफ़र किया है, ज्वेलरी बेची है, शेयर बेचे हैं, शेयर कौन से वाले, अनलिस्टेड वाले, गुडविल बेचा है, कैसी गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड है, टेनेंसी राइट है जो कि सेल्फ जनरेटेड है। अब देखो, इनमें से आपने कई सारे एसेट्स बेचे हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसे फॉर्मेट बना लोगे। ये नेट सेल कंसिडरेशन लिखा है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना सीओटी नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। तो नेट सेल कंसिडरेशन डायरेक्टली निकाल लो। ज्वेलरी के लिए अलग होगा, शेयर के लिए यहाँ से देखकर गुडविल और टेनेंसी राइट, सेल वैल्यू सबकी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबका दिया हुआ है। इन दोनों का क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये तो खुद से जनरेट किए हैं, ये खरीदे थोड़ी ना थे आपने, ये एक्वायर नहीं किए थे, ये खुद से जनरेट किए हुए हैं। और कब किस किस साल एक्वायर करा है, किस साल आपने खरीदा है, वो डेट्स आपको दी हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें का, अब जैसे कि ये देखो, शेयर जो है आपने 98-99 में लिए हुए हैं, और हमारा इस टाइम का तो इंडेक्स है नहीं, तो नीचे यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 90,000 रुपीज़ की, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सभी का आप क्या निकाल दोगे, अपने आप कैपिटल गेन। अब मैंने एक जगह COA/ICOA लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है कि किसी के लिए COA यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो COA, और अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन के साथ आ जाएगा, तो इसलिए ऑब्लिक लगा के एक ही फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। सिंपल। देखो यार, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है, फास्ट फास्ट निकाल दिया, चलेगा। तो मेन चीज़ क्या सीखी कि अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट्स बेच रहे हो, जैसे कि आपने ये 2 बेचे हैं, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो इंपॉर्टेंट था। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो नेट सेल कंसिडरेशन 2.5 लाख, यहाँ मैं लिख नहीं रहा यार, इस बुक को मैं, ये न्यू है अभी, मैं इसे ख़राब नहीं करना चाह रहा, ठीक। अभी यहाँ पे भी लिखवा दिया मुझसे, कोई बात नहीं। तो गुडविल आपने यहाँ पे सेल करा है, ट्रांसफ़र करा है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लिख दोगे, यहाँ लिख ही देता हूँ, चलो 2.5 लाख रुपए। एंड कितने में ख़रीदा था, ये तो सेल्फ जनरेटेड है, नील, इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, तो 2.5 लाख पर ही आप टैक्स दोगे, यही आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, सिंपल, ठीक। एग्जम्पशन वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे, बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये टॉपिक करना है। इसके बाद अब हम चलते हैं ऑनर्स वाले टॉपिक्स पर। पास वाले जो प्रोग्राम वाले वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। लो भाई, मैंने लगा दिया यहाँ पे पहला केस आपके लिए, जो सेक्शन 51 है जिसका नाम। अच्छा, इसमें क्या है मैं फटाफट से बताऊंगा, और फिर हम डायरेक्टली कहाँ जंप करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। मैं डायरेक्टली स्क्रीन पर ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड, देखते हैं इसे, हेडिंग बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक सुनो। कई बार क्या होता है कि आपने, मान लेते, मैं लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और आप अपना कोई भी, आपका कोई कैपिटल एसेट है और आप उसे ट्रांसफ़र से सेल करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो इससे आपने क्या करा, एडवांस लिया है, ठीक है, इससे आपने एडवांस लिया है। मान लो कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी है
वो आप बेचना चाह रहे हो, तो आपने 3 लाख रुपए एडवांस ले लिए, ठीक। और आपके बीच में एक जैसे बयाना जिसे बोलते हैं, 3 लाख रुपए आपने एडवांस ले लिया और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि भैया अगले जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो 50 दिन में, 60 दिन में, 2 महीने में या 30 दिन में, जो भी है, ऐसा कोई टर्म कंडीशन आपके बीच में हो गया है, दे देना है, नहीं तो फिर जो आप ये बयाना दे रहे हो ये जब्त हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो इन भाई साहब ने आपको, ये आप हो, आपको 3 लाख रुपए दे दिए और वो जो टाइम पीरियड आपके बीच में डिसाइड हुआ था वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया और ये भाई साहब ने बैलेंस पेमेंट नहीं करी। दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। तो ये जो पैसे हैं जो आपने एडवांस में लिए थे, ये अब आप क्या कर लोगे, फोरफिट कर लोगे, जब्त कर लोगे। तो अब ये इनकम मानी जाएगी। आपके सवाल उठता है ये इनकम तो मानी जाएगी, कौन से वाले हेड में शो होगी? तो हेड हमारे कितने हैं, इनकम हेड 5 है, तो ये जाएगा आपका कौन से वाले हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में। सिंपल। तो कहता है कि जब आप कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र करने के लिए कोई पैसा एडवांस में ले लेते हैं और वो एडवांस वाला पैसा बाद में फोरफिट हो जाता है, तो वो वाला अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा कौन से हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। जब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स के अंदर आती है। तो ये वाली इनकम भी अदर सोर्स के अंदर आती है, कौन सी, फोरफिटेड अमाउंट, सॉरी, एडवांस मनी विच इज़ फोरफिटेड, ठीक। कोई भी एडवांस मनी जो फोरफिट कर लिया हो। तो यहाँ पे एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। बोलता है एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन के कारण या फिर आपने कोई एडवांस लिया हुआ है, कोई भी पैसा आपने एडवांस में लिया हुआ है या नेगोशिएशन के दौरान आपने कोई भी पैसा लिया हुआ है, किस लिए, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, उस कैपिटल एसेट को बेचने के लिए। तो वो सम जो है, जो आपको पैसा मिला है, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड IOS। कब हो जाएगा, अगर सच सम इज़ फोरफिटेड, अगर वो जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाता है। एक तो होता है कि भाई आपस में आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आपने वो 3 लाख रुपए नहीं, उसका मन नहीं है, या फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, उसका मन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपने वो 3 लाख रुपए वापस कर दिया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कंडीशन थी कि भाई पेपर वर्क हो रखा था या जो भी है, आप जब्त कर रहे हो अब एज़ पर कंडीशन, तो फिर उसको आपको इनकम दिखाना पड़ेगा इस हेड के अंदर। सिंपल था। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी यार, ये लो। बोलता है अमन ने परचेज़ किया हाउस प्रॉपर्टी, आराम से पढ़ लो आप खुद भी एक बार, मैं पढ़ लेता हूँ फिर। अमन ने परचेज़ किया हाउस प्रॉपर्टी कब, 2013-14 में, 9 लाख रुपए का, सिंपल लाइन है। इन फरवरी 2014 में ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ, किस लिए हुआ, टू सेल द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। कब हुआ, 2014 में, 13 में उसने खरीदी, 14 में वो उसने एग्रीमेंट किया, किसके साथ, विमल के साथ, किस लिए, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख रुपए में उसे बेचने के लिए एग्रीमेंट किया, एंड रिसीव्ड करा 3 लाख रुपए एज ए एडवांस मनी। सही है। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में जो कंडीशन थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग क्या बात लिखी हुई थी, द बैलेंस पेमेंट जो होगी, मतलब 3 तो दे दिए, बचे हुए 17 लाख, द बैलेंस पेमेंट वॉज टू बी मेड विद इन 45 डेज ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब हुआ था उसके 45 दिन के अंदर अंदर उस पेमेंट को होनी थी। इफ़, अगर, कंडीशन है, अगर द इंटेंडिंग परचेजर आएगा, यार यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो यार, मेरे से गलती हो गई लिखने में, यहाँ परचेजर लिख देते हैं, ठीक है। इंटेंडेड परचेजर मतलब जो एस वो वाला परचेजर, जो वो परचेज करने वाला बंदा, जो यहाँ पे कौन है, विमल की बात चल रही है, सिंपल है। कहता है इंटेंडिंग परचेजर डज नॉट मेक द पेमेंट विद इन द 45 डेज, अगर जो परचेजर है वो 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता तो एडवांस मनी वुड बी फोरफिटेड, वो जो एडवांस मनी ली है वो फोरफिट कर दी जाएगी, ऐसी जो बात है वो एग्रीमेंट में इन्होंने लिख दी थी। विमल कुड नॉट मेक द पेमेंट, जो विमल बंदा है इसने पेमेंट ये नहीं कर पाया, नहीं कर सका, विद इन द एग्रीड टाइम, जो भी इन्होंने टाइम तय किया था 45 दिन, उसके अंदर ये टाइम, उसके अंदर ये पेमेंट नहीं कर पाया। थोड़ी गड़बड़ हो रही है ना पढ़ने में यार, प्लीज़ पीछे करके दोबारा से सुन लेना। द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3 लाख वॉज फोरफिटेड बाय अमन। अब अमन ने क्या कर दिया, वो 3 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। सब्सिक्वेंटली उसके बाद 8/8/2018 अपने प्रीवियस ईयर में अमन ने सोल्ड करा द हाउस टू बीना को, बीना को बेचा, अब वो बेच दिया कितने में, 22 लाख रुपए में। और ही पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल, सेल पर उसने 2% ब्रोकरेज दिया,
यू हैव टू कंप्यूट द कैपिटल गेन जो उसको जिस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, बस कैपिटल गेन कैलकुलेट निकालो, दैट्स इट। किस असेसमेंट ईयर के लिए? 19-20 के लिए। तो अमन है, विमल और बीना है। स्टोरी समझ में आ गई आपको? तो स्टोरी यहाँ अमन है, अमन ने विमल के साथ डील करी 20 लाख की बेचने के लिए, लेकिन उसमें से 3 लाख इसने एडवांस रिसीव कर लिए, बाद में इसने मना कर दिया, बाद में इसने बेच दिया किसको? बीना को। और कितने में बेच दिया? 22 लाख रुपए में बेच दिया। सिंपल, यही बात थी इसके अंदर। तो बीना को जो इसने बेचा है वहाँ तो कैपिटल गेन लग जाएगा, लेकिन इसके साथ जो डील हुई है यहाँ 3 लाख रुपए जो इसकी कमाई हुई है ये iOS में शो कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है मैं फटाफट से बता देता हूँ इसको। आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी वाला। सेल कंसिडरेशन, COT, NSC, ICOA, इम्प्रूवमेंट तो था ही नहीं, लेकिन लिख के छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म ही है ना, काउंट कर लिया था। कब खरीदा था इस भाई साहब ने? 13 में, और बेचा कब है फाइनली? 18 में, तो 36 महीने से बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसको भर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 जो भी है। कितने में बेचा? 22 लाख में बेचा। एक मिनट, इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। 22 लाख में बेचा, 22 लाख। COT है, हाँ 2% की COT है, तो कितना बनेगा? 2% की COT आ जाएगी आपकी 44,000, और माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 21,56,000। कितने में खरीदा था? इसने खरीदा था 9 लाख रुपए में। 9 लाख को इंडेक्स करना पड़ेगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय ढूंढना पड़ेगा, एंड 280 कितना था यार? 280 था। तो कौन से ईयर में खरीदा है बताओ यार, ये बार बार क्या आ रहा है इसमें, इररिलेवेंट आइटम है। कितने में खरीदा था? सॉरी, कब खरीदा था? ये है 13-14 में खरीदा था। 13-14 में खरीदा है तो उसका इंडेक्स है 220। 220 से डिवाइड कर देते हैं चुपचाप से, यहाँ पर 220 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यार, जो भी डाउट्स होता है ना, प्लीज़ यार पूछता रहा है, आप लोग पूछ लिया करो कमेंट्स में, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, अपने पास मत रखा करो कोई भी डाउट्स को, पूछो जितना हो सकता है। एक बार नहीं समझ आता दोबारा पूछ लिया करो। 280, तो यहाँ पे आएगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा ही समझाऊँ, लेकिन यार जब आप पूछोगे, बताओगे हाँ समझ आ गया, कुछ ना कुछ कमेंट्स कर दिया करो, तो इससे पता लगता है कि अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है। कितना आ रहा है यार ये? 9 लाख डिवाइड बाय दिस, ज़्यादा कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी। 9 लाख डिवाइडेड बाय 220 इंटू 280, 11, 45, 45, 5, ठीक है ना, 11 लाख समथिंग कुछ। और इम्प्रूवमेंट है नहीं, तो बताओ कितना आएगा? मैंने राउंड ऑफ कर दिया था ये वाली वैल्यू, तो 2156,000। इसमें तो कुछ नया नहीं था अभी तक, सिंपल वही चल रहा है जो अभी तक हमने सीखा है। तो ये आ जाएगा आपका 10। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होती है, कई बार हो जाती है, तो मुझे बता दिया करो। ठीक, ये तो हो गया पहला पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई थी, ये बीना थी और ये कौन था? ये ए से अमन। इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई, कैपिटल गेन कैलकुलेट करके हमने रख दिया। अब इनके बीच के लिए क्या करना है? अब हमें ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड ओपन नहीं करना, क्योंकि हम तो कैपिटल गेन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है? सिंपल सा नीचे एक नोट लिखना है, और नोट क्या लिखना है कि एडवांस अमाउंट फोरफिटेड, ये एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे रिसीव्ड करी थी? एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विमल शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसे लिख दो आप फटाफट से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस नीचे एक कमेंट करके आना है। जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे, फुल फ्लेज वाला, पूरा टोटल इनकम निकालने वाला, 5 हेड बनाने वाला, तो आपको फिर इसे iOS में दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक था। समझ में आया होगा तो लाइक कर देना यार इसे। फिर अब दूसरा टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ मैं। डन। ये लो, एक और केस आ गया अंडर सेक्शन 45(1)(a). डन। ओके, इसको पहले मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट था और उसमें आग लग गई या कुछ भी वो डैमेज हो गया किसी भी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, आपका एक नहीं, ज़रूरी नहीं एक, कोई भी कैपिटल एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया,
ठीक, ड्यू टू एनी रीज़न, अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आ गई उसमें वो बह गया, जो भी कुछ हो सकता है। ठीक, तो ऐसे केस में मान लीजिए आपने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी इसका फिर पैसा क्लेम दे रही है आपको, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। बात समझना मेरी। यानी अभी तक हमने देखा था कि हम अपना कोई कैपिटल एसेट जब ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र का मतलब अभी तक देखा था सेल करना, ठीक है, और बदले में आपको कुछ पैसा मिल रहा था तो उस पर आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो है कैपिटल एसेट है वो तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और बदले में आपको पैसे मिले। तो ऐसे डिस्ट्रक्शन, ये जो डिस्ट्रक्शन है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र। ये भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में रखा गया है कि अगर आपका कोई कैपिटल एसेट, देखो यहाँ पे आप सेल कर रहे थे, मतलब आपके पास से कैपिटल एसेट जा रहा था, बदले में पैसे आ रहे थे, तो उस पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा। सेम आपके पास कोई कैपिटल एसेट था, वो चला गया, बाढ़ में चला गया या अर्थक्वेक के कारण वो चला गया, अब आपके पास नहीं है, अब आपके हाथ से निकल गया, बदले में आपको पैसे मिले इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस पैसे पर भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो कॉमन सेंस लगाओ। इतने वीडियोस देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आ गया होगा कि सेल कंसिडरेशन क्या होगा, वो पैसा जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा होगा। बिल्कुल सही, सीओटी तो होगी भी नहीं मुश्किल, और कर भी सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। मान लो आपने इंश्योरेंस के दफ्तर भी तो चक्कर भी तो काटेंगे उनके दफ्तर में, भाई ये करने, ये कागज़ वो कागज़, तब जाके आपको पैसा मिला होगा, तो वो सीओटी आ सकती है। ठीक, उस पैसे को पाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया होगा, एंड देन आपके पास क्या निकल कर आएगा, नेट सेल कंसिडरेशन। तो इसमें तो कुछ था नहीं यार, फिर कितने में खरीदा है वो तो आपके पास वैल्यू होगी, एंड इम्प्रूवमेंट करा तो वो घटा के आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा। एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने ऐसे देखा, ठीक है, सॉल्व भी करेंगे, डू नॉट वरी। तो इस तरीके से काम करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 18-19, याद रखना है, और हम इस वाले साल में टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि हमने इस साल कितना कमाया, ऐसा ही होता है ना। तो अब देखना, अगर इस साल कोई आपका एसेट जो था कैपिटल एसेट वो डिस्ट्रॉय हुआ और उसका पैसा इसी साल मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर आप वो इस साल की इनकम मानी जाएगी, इस साल आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हमारा प्रीवियस ईयर था, हमारा जिसकी हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, और डिस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर, मतलब वो जो आपका कैपिटल एसेट था वो, उसमें आग लगी इस तरफ, फायर लगी इस तरफ इस साल में, लेकिन उसका जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी से वो इस साल आया। तो इनकम कौन सी साल की मानी जाएगी, इस साल की या इस साल की, जिस साल वो पैसा रिसीव्ड हुआ है। तो मतलब आप टैक्स किस साल भरोगे, इस वाले साल। बात समझ रहे हो। तो जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हो जाएगा उसी साल आपको वो इनकम मानी जाएगी, और उसके अगले असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो रिसीट बेसिस पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होगा, ना कि डिस्ट्रॉय बेसिस पे। सिंपल, एक बार पढ़ भी लेते हैं। कैपिटल गेन इन केस ऑफ अमाउंट, किस अमाउंट पे कैपिटल गेन बोलते हैं, कैपिटल गेन इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। किसी भी कैपिटल एसेट का अगर डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उसके चलते आपको एक अमाउंट रिसीव्ड होता है इंश्योरर से, इंश्योरर मतलब जिस कंपनी ने इंश्योरेंस आपको बेचा है, तो वो अमाउंट पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, हालांकि मैंने बता दिया है, तो पढ़ लेते हैं। एनी सम रिसीव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में किसी भी समय आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, कौन सा वाला, अंडर द इंश्योरेंस टर्म्स वाला, जो आपने इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिला है, फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ, किस तरफ से वो पैसा मिला है, ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट ड्यू टू फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से अगर आपको जो आपका एसेट था वो डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ है और उसके बदले आपको पैसे मिले हैं, तो उन पैसों पर कैसे टैक्सेबल टैक्स कैलकुलेट करेंगे या फिर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें बता रहा है। देन एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम रिसीट, तो आपको उस पैसे, वो जो पैसा आपको मिला उसमें आपको जो भी नफ़ा नुकसान हुआ उसको आपको कैपिटल गेन के अंदर टैक्स करना है। नफ़ा नुकसान मतलब मान लो आपने 4 लाख में खरीदा था, आपको ज़्यादा मिल गए पैसे, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू आज ज़्यादा थी तो उस हिसाब से आपको पैसे मिल गए, तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। द अबव इनकम शैल बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं इसको, कहाँ गया कर्सर, ये
बोलता है द अबव इनकम, जो ये ऊपर इनकम की बात चल रही है, ये किस साल की इनकम होगी? तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी इन विच सच मनी वॉज रिसीव्ड, जिस साल ये मनी जो है रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, मेरे को एक एक लाइन की हिंदी बतानी पड़ती है यार, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। डन, आ जाओ एग्जाम्पल पे। राजा एक भाई साहब है यहाँ पे, राजा ओन्स हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो उसने खरीदी थी कब? 98 में। 98 का तो हमारे पास इंडेक्स भी नहीं होता, तो इसमें फेयर मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं गिवन होगी। कितने में खरीदी? 2,80,000 में। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, कब? कौन से साल में? अपने प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रॉयड हो गया। राजा ने रिसीव्ड करा 40 लाख रुपए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, और उसी साल उसने 40 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड कर लिए। द मार्केट वैल्यू यानी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव प्रॉपर्टी कब? 1/4/2001 को कितने की है? 4 लाख की है। पता है आपको क्या करना है इसका? बिल्कुल, कंप्यूट द कैपिटल गेन। पहले ए पार्ट कर लेते हैं इसका, तो मैं फटाफट से यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही बना देता हूँ। सेल कंसिडरेशन, COT तो है नहीं क्वेश्चन में, वैसे बना लिया करो आप पूरा। COA, इम्प्रूवमेंट भी क्वेश्चन में है नहीं, ना भी लिखें लेकिन लिख दिया करो, डैश मार देंगे, अच्छी बात रहेगी। ठीक, तो बताओ कितने का बेचा? बेचा तो नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे बेचा सेल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ट्रांसफ़र कितने में किया है? 40 लाख में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ट्रांसफ़र करके जो पैसे मिले 40 लाख है। और ऐसे सिचुएशन में कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र ही माना जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा था ट्रांसफ़र की अलग अलग मीनिंग्स होंगी, तो डैमेज हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना ड्यू टू दीज रीजंस इज़ ऑल्सो नोन एज इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक, तो कितने का? 40 लाख रुपए आपको सेल कंसिडरेशन मिल गया, 40 लाख रुपए। COT क्वेश्चन में मेरे ख्याल से थी ही नहीं, तो NSC भी 40 लाख की आ जाएगी। कितने में ख़रीदा था? 2,80,000, लेकिन हम इसके बदले क्या ले लेते हैं? 4 लाख ले लेते हैं। और 4 लाख डिवाइड कितने से हो जाएगा? 100 से, एंड मल्टीप्लाई 280 से। कितना निकल कर आएगा? यह आएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 280 करेंगे तो 11,20,000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। यार राइटिंग पे मत जाना, नहीं समझ में आ रहा तो फिर बता देना, फिर मैं पहले राइटिंग सुधारूंगा फिर पढ़ाऊँगा। 28,80,000, आज गला ख़राब है, सही से बोला भी नहीं जा रहा। 28,80,000, ठीक। इसके बाद अरे समझ में आया, ये वाला जो मैंने कर दिया, इसे फ़ोटो वोटो खींच लो आप। ये डन, इतना सही है। क्या निकल कर आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। क्यों लॉन्ग टर्म आया? क्योंकि 98 में ख़रीदा था, और ट्रांसफ़र कब हो रहा है? ये 18 में। बोलता है व्हाट विल बी द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होगा अगर एसेट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर इन 2017, मतलब 17-18 में आग लगी और पैसे कब मिल रहे हैं? आपके प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा? एंड द कंपनसेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, तो आपका जो एसेट था वो डिस्ट्रॉयड हो गया 17-18 में और पैसे मिले 18-19 में, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस है, इसके लिए दोबारा कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, इसके लिए नोट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला क्या बोल रहा था यहाँ पे, इस तरीके से लास्ट वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन यहाँ पे नोट का काम करेगी। ठीक है, तो आप उसे बताएंगे कि 17-18 में एसेट डिस्ट्रॉयड हुआ है, लेकिन जो हमें कंपनसेशन मिला है वो 18-19 में मिला है। सो दैट्स वाई दिस इनकम शैल बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द कंपनसेशन अमाउंट वॉज रिसीव्ड। सो देयरफॉर क्या बोलते हैं, सो देयरफॉर कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर असेसमेंट ईयर 19-20, है ना। असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, क्योंकि आपको वो जो इनकम हुई है वो 18-19 में हुई है, इसीलिए 19-20 का आप 19-20 का असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन करोगे। इतना ही था इस टॉपिक के अंदर, आई होप समझ में आया होगा। अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। ये लो, एक और आपके पास नया केस आया। ठीक, अजीब सा लगेगा इसको शुरू में समझना, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। मान लीजिए आपका घर है और आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट हो सकता है। मैं यहाँ पे ज्वेलरी ले लेता हूँ, आपके पास ज्वेलरी है। अब आपका मन में आया, आपने इसे खरीद के रखी हुई थी, ठीक, मन में आया कि यार एक बिज़नेस करूँगा आप, और वो बिज़नेस जो है वो बिज़नेस ज्वेलरी का ही करने चाह रहे हो आप। ठीक है, एक ज्वेलरी शॉप खोलने जा रहे हो। तो बिज़नेस में होता क्या है, आप बाहर से ख़रीदते हो एंड देन फिर बेचते हो, ऐसे ही तो करते हो। तो आपने बाहर से ना खरीद के आपने सोचा यार मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है घर में, मैं इसी को यहाँ पे एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर देता हूँ। भैया आप अपने बिज़नेस में कैश लगाओ या फिर कोई
सीधा स्टॉक अपना कोई खुद का एसेट ही यहाँ पे एज ए स्टॉक डाल दो, एक ही तो बात है, कैपिटल लग गई। तो आपने क्या करा कि इसको अपनी जो ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट था बेचा नहीं, इसको आपने अपने बिजनेस में डाल दिया। तो अभी बिजनेस में आके तो ये स्टॉक बन जाएगा, अब ये वो कैपिटल एसेट नहीं रहा, अब तो ये स्टॉक बन गया क्योंकि ये अब डेली रूटीन में बिकेगा और फिर आप इसे बेच रहे हो। तो जब आप इस स्टॉक को बेचोगे तो इसमें तो आपको कौन सी इनकम मानी जाएगी, ये बिजनेस पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। और यहाँ से आपका जो ये कैपिटल एसेट था ये गायब हो गया, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में। तो ऐसे केस में क्या हुआ, सरकार क्या बोल रही है कि भाई आप जब अपना कोई कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, स्टॉक में मतलब अपने ही बिजनेस में उसे एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करें और उसे स्टॉक के तौर पर फिर बाद में बेच रहे हैं, तो इस कन्वर्जन को, इस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ट्रांसफ़र कहा गया है, यानी इट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब अब आप यहाँ पे देखो, अपने आप को ना थोड़ा सा इसे यहाँ पे डिवाइड करना। आपने क्या करा, अपने बिजनेस को अपना कैपिटल एसेट दे दिया, और जब आपके पास से कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है तो आपको कैपिटल गेन लगता है। ये कैपिटल एसेट था, आपने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, हालांकि आप ही का बिजनेस है, उसे भूल जाओ, लेकिन आपने किसी को दे दिया, तो आपने किसी को दे दिया तो फिर आपको कैपिटल गेन लगेगा। सवाल उठता है कि कितनी में उसे बेचा, तो है ही नहीं, तो सेल कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी। तो जिस दिन आपने ये कन्वर्जन किया है, जिस दिन आपने ये ट्रांसफ़र किया है, उस दिन इस एसेट की कोई फेयर मार्केट वैल्यू होगी, तो बस वो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या काम करेगी, इस सेल कंसिडरेशन का काम करेगी। ठीक, सीओटी वगैरह अगर कोई खर्चा किया है इसको कन्वर्जन के लिए तो वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। आपके पास निकल आएगा एनएससी, कितने में ख़रीदा था, ये तो आपको मिल ही जाएगा जितने में ही ख़रीदा था। भाई आपने ख़रीदा, कन्वर्ट किया, फिर बेच दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ख़रीदा और कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट किया इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफ़र, एक तरीके का सेल जैसा ही है। आप इसे कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो सीओए यहाँ से आपको पता लग जाएगी। अभी मैं डायरेक्टली एग्जांपल नहीं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझो इसे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट किया है तो वो आप अलग से ले लेंगे, हो जाएगा। अब इधर आते हैं पीजीबीपी इनकम। हालांकि पीजीबीपी का आपको हेड नहीं आता, लेकिन पीजीबीपी में कुछ नहीं होता है, पीजीबीपी में पीएनएल बनाया जाता है। कितने में सेल करा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, सेल वैल्यू जितने में भी बेचा होगा। अब यहाँ पे आता है परचेज़, कितने में ख़रीदा, आपने ख़रीदा थोड़ी ना है, आपने तो अपने घर से डाला था। तो क्या लेंगे इसके लिए परचेज़ वैल्यू, वही फेयर मार्केट वैल्यू जो कन्वर्जन के डेट पर हमने यहाँ पे ली थी, फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अब देखना कॉमन क्या हुआ, ये फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे सेल कंसिडरेशन का काम कर रही थी और यही फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे परचेज़ का काम कर रही थी। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकाल के आपका बिजनेस इनकम भी आ जाएगी और यहाँ पे सीजी इनकम भी आ जाएगी। समझ में आया? तो दो ट्रांजैक्शन, दो इनकम्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। मतलब गवर्नमेंट ने ये वाला सेक्शन बना के, कौन सा सेक्शन था, ये वाला सेक्शन बना के यहाँ पे भी आपको फंसा दिया। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे कि कैपिटल गेन से बचने के लिए, कैपिटल गेन के रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं पीजीबीपी की इनकम से, तो यहाँ से क्या कर रहे थे, अपने बिजनेस में उसे कन्वर्ट कर रहे थे, स्टॉक बना के फिर बेच दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा नहीं चलेगा, ये जो कन्वर्जन आप कर रहे हो इस पर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा तो मैंने बता दिया यहाँ पे। यहाँ तो आप दे रहे हो टैक्स पीएनएल के फॉर्म में, इनकम बनेगी आपकी, प्रॉफिट बनेगा या जो भी है लॉस बनेगा, यहाँ पर भी आपकी इनकम बन गई है। तो देख लेते हैं फटाफट से। देखो अरे चारों पाँचों लाइन आप खुद पढ़ लेना, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल पे ले जा रहा हूँ। आलोक इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपए ऑन परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। 2005 में उसने गोल्ड खरीदा, ऑर्नामेंट खरीदे, ज्वेलरीज वगैरह 1.5 लाख रुपए में। ही होल्ड्स द गोल्ड ऑर्नामेंट एज इन्वेस्टमेंट, उसने एज ए इन्वेस्टमेंट अपने लिए खरीदा था, अपने घर में रखे हुए हैं। तो मतलब आपके कोई भी घर में ऑर्नामेंट क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होती, लेकिन वो 6 चीज़ों में ये गोल्ड आ जाता है, ज्वेलरी बताई थी वहाँ पे, तो इसलिए कैपिटल एसेट में हो जाएगा। 2016 में ही स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ डीलिंग इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में डील करेगा वो भाई साहब। एंड कन्वर्ट्स हिज होल्डिंग, जो उसकी होल्डिंग थी, इनटू हिज स्टॉक इन ट्रेड, जो उसके ये थे होल्डिंग थी, इन्वेस्टमेंट थी, जो गोल्ड घर में रखा हुआ था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन उसने ये कन्वर्ट किया, किस दिन किया, ये 10/10/2016 को, उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख की थी। खरीदा उसे 1.5 लाख में था, 2016 में आके उसकी 4 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू हो गई। एंड देयरफॉर, इसीलिए आलोक क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट बाय 4 लाख।
अब देखो यार ये वाली लाइन क्या है, मैं थोड़ा बता दूँ आपको। इसको देखो, जब आप बिज़नेस में इस चीज़ को ला रहे हो तो बिज़नेस में क्या एंट्री लगेगी, देखो बिज़नेस में क्या एंट्री लगती है, टू कैपिटल, और अगर कैश आया तो कैश, और नहीं तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ तो हमने हमें मालिक ने ऐसी चीज़ दी है बिज़नेस में जो बिकेगी, तो यानी स्टॉक का काम करेगी है। स्टॉक एसेट होता है, डेबिट में आएगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे ही ना। तो वहाँ पे वो बोल रहा है जब उसने कन्वर्ट किया, देयरफॉर इसीलिए आलोक ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया अपना कैपिटल अकाउंट 4 लाख से एंड डेबिट कर दिया स्टॉक अकाउंट 4 लाख से। द गोल्ड ऑर्नामेंट आर नाउ रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस ऑफ आलोक एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अब जो गोल्ड ऑर्नामेंट है वो उसके बिजनेस में एज ए स्टॉक इन ट्रेड जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। दीज गोल्ड ऑर्नामेंट वर सोल्ड, इनको बेच दिया गया प्रीवियस ईयर 18-19 में 5 लाख रुपए में बेच दिया गया। कब बेचा, कन्वर्ट करने के बाद। तो मुझे बताओ कंप्यूट करना है कैपिटल गेन क्या होगा और बिजनेस इनकम क्या होगी। तो मैं फटाफट से आपके लिए दोनों की दोनों हेड बनाऊंगा, ठीक वही बदतमीजी से ही बनाऊंगा जैसे हमेशा बनाता हूँ, बिकॉज आप सीनियर जो है। तो यहाँ पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, सेल कंसिडरेशन फॉर्मेट याद होना चाहिए, COT NSC, कितने में ख़रीदा COA, और ये तो लॉन्ग टर्म रहेगा, इम्प्रूवमेंट है नहीं, लिख देते हैं फिर भी COI, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, दूसरी तरफ बिजनेस इनकम निकलेगी, तो मैं P&L बना लेता हूँ सीधा, P&L अकाउंट। वैसे हेड की तरह ही बनाया जाता है, ये P&L नहीं बनाना था, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो PGBP का हेड कैसे बनाओगे, ऊपर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, यहाँ पे आप लिखोगे सेल वैल्यू या रेवेन्यू, जितने में भी आपने सेल करी है, सेल ही लिख दो सिंपल, एंड देन लेस जितने भी आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं, परचेज, सैलरी, रेंट वेंट जो भी हैं। अब यहाँ पे इतने सारे खर्चे तो दिए नहीं हैं, तो PGBP की इनकम यहाँ आ जाएगी। सिंपल, आ जाओ फटाफट बताओ। ये बैटरी लो हो रही है भैया लैपटॉप की, बंद हो जाएगा फिर। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे कितने में बेचा इन्होंने, कैपिटल गेन के लिए पूछ रहा हूँ, कितने में बेचा इन्होंने, बेचा नहीं, इन्होंने कन्वर्ट किया। तो कन्वर्जन डेट जब थी उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू था, वही इनका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 4 लाख। तो एक तरीके से इन्होंने 4 लाख में बेचा, बेचा वर्ड नहीं बोलेंगे, ट्रांसफ़र किया 4 लाख का चीज़, COT थी नहीं, तो 4 लाख ही इनका नेट सेल कंसिडरेशन। कितने में खरीदा था, 1.5 लाख में, 280 से इंटू करेंगे और देख लेंगे अभी 1.5 लाख कब खरीदा था, 5-6, तो 5-6 का मुझे बताओ क्या है इंडेक्स, 5-6 का 117, 5-6 का 117, 1117, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1117 इंटू 280, 35897। भैया जो आपके फ्रेंड वगैरह होंगे ना ऑनर्स में यार, उन्हें बता देना, ये 2-3 केसेस कर लेंगे वो। इम्प्रूवमेंट है नहीं क्वेश्चन में, तो कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, -358,974, ये आ जाएगा आपका 41026। ठीक हो गया एक तरफ। दूसरा ये जो, ओहो बैटरी बच गई, बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं एज अ बिजनेस, एज ए स्टॉक इन्होंने कितने का बेचा, 5 लाख रुपए का बेचा, 5 लाख रुपए का बेचा। और कितने में खरीदा था, तो इन्होंने खरीदा ही नहीं था, इन्होंने ये तो अपने घर से उठा के लेकर आए थे उसे, तो जिस दिन उठा के लेकर आए थे, जिस दिन वो कन्वर्ट किया था, वही फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे परचेज वैल्यू का काम करेगी, 4 लाख। तो 1 लाख रुपए की ये वाली इस पर टैक्स भरेगा और 41,000 रुपये इस पर टैक्स भरेगा। पहले क्या कर रहा था, अपने आप को शाना समझ रहा था, इसने कन्वर्ट किया और फिर बेच दिया, तो ये पहले एक ही उस पर टैक्स देने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इस पर, और ये भी इसके पास नहीं आ रही थी। ये क्या करता, ये 1.5 लाख रुपए की फिर यहाँ पे कॉस्ट लेता, ऐसा ही कुछ होता ना। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने इस पर भी टैक्स भरने को कहा है और इस पर भी टैक्स भरने को कहा है। ठीक, तो ये था। अब इसके बाद एक लास्ट छोटा सा एक और टॉपिक रहता है और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसको और कर लेते हैं। लास्ट केस है हमारे पास, या लास्ट सेक्शन है ये 50C, और इसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो 50C में क्या है कि जब भी आप कोई रियल इस्टेट की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए सेल कंसिडरेशन आपने जो ट्रांसफ़र किया, मान लो आपने ट्रांसफ़र किया 16 लाख में, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कभी आपके घर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई होगी तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि रजिस्ट्री करवा लो पहले,
तो वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई जाती है। रजिस्ट्री एक तरीके का छोटा सा टैक्स पे करना होता है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, जो सरकार डिसाइड करती है, ठीक है, एरिया बेसिस पे होती है। तो अब मान लो जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख की थी, आपने 16 लाख की बेची है, मजबूरी रही होगी, कुछ भी रही होगी। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट होगा आपका कैपिटल गेन, तो सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? सरकार कहती है जो इसमें से हायर है वो लिया जाएगा। तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी है यहाँ पे 20 लाख रुपए, ये नहीं लेना, ठीक है। तो सरकार ने यहाँ पे आपको पकड़ लिया। यहाँ पे क्या कह दिया, कई लोग करते हैं ना भाई, मतलब वाइट मनी दिखा देंगे 16 लाख में और चुपके से 4 लाख पीछे से कैश में या किसी और तरीके से ले लेंगे या ज़्यादा भी ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई विच एवर इज़ हायर, जो हायर होगा वो। कभी कभी ऐसा भी होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख की थी, आपने 26 लाख में बेचा, तो फिर आप यहाँ क्या लेंगे? तो 26 लाख लेंगे, ठीक है। तो जो भी हायर है वो आपको यहाँ पे सेल कंसिडरेशन के तौर पर लेनी है। कब? जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन करेंगे। ये कौन कहता है? ये सेक्शन 50C कहता है। ये इतनी सी बात थी। इसके लिए एक क्वेश्चन था यार, मैं दिखाता हूँ अगर वो क्वेश्चन मिल जाता है मुझे, 1 मिनट दो बस। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लगाया है एक बुक से। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स सेल्स हिज कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसने बेची है, सिचुएटेड दिल्ली में है, 17 में बेची है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये पिछले साल की बुक पड़ी हुई है मेरे पास, 18 कर देंगे इसे अभी। 50 लाख रुपए में बेचा है। इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ 54 लाख, और उसकी 54 लाख है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसी की होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की तो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। जितने भी ये लैंड बिल्डिंग वाली चीज़ें हैं इनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे हम सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, तो सेक्शन 50C आएगा और वो कहेगा ओ सुनो, सेल कंसिडरेशन 50 लाख नहीं, आपको 54 लाख लेना है, सिंपल। और फिर जैसा आप काम करते हैं वैसे ही करना है, दैट्स इट, हो जाएगा। तो यार आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज की गले में बड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ा मुझे लगा है कि कहीं पे मिस्टेक्स मैंने करी है। मिस्टेक मतलब समझाने में मिस्टेक्स, वैसे तो चीज़ें सारी सही समझाई हैं, मतलब बोल चाल में मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गलतियाँ करी हैं, गड़बड़ करी हैं। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और अगली वीडियो में थोड़ी एनर्जी के साथ आऊँगा। हर बार बोलता हूँ एनर्जी के साथ, आज मैं एनर्जी में नहीं था। तो अच्छा वो अलग बातें हैं। फ़िलहाल ये मेरी तरफ से चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अगली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, 8-10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उन्हें हम अच्छे से करेंगे, ठीक। और जो सैलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एचपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो वेबसाइट्स पे यार मैंने लिंक दिए है, वहाँ जाकर उन्हें डाउनलोड कर लिया करो, नहीं तो देख लिया करो, कर लिया करो। और डाउनलोड फ्री है वहाँ पे, वो पहले शुरू में वो पेड हो गया था, वो फ्री कर रखा है, उन्हें आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।